हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखेंगे। आज का वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इसी इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, कैसे इसको डाउनलोड किया जाता है, हर एक छोटे बड़े पॉइंट को हम लोग डिटेल्स में आज देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी चलिए देखते हैं ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। देखिए, सबसे पहले है क्या, सी इज़ ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, ये जनरल पर्पस यूज़ होने वाला एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और साथ ही साथ मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज मतलब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल जो लैंग्वेज होते हैं उन दोनों के बीच में ये काम करता है। और ये जनरल पर्पस क्यों है, क्योंकि देखिए सबसे पहले सी लैंग्वेज को ही डेवलप किया गया था। कौन डेवलप किए थे? डेनिस रिचर्ड्स ने। ये जो डेनिस रिचर्ड जो साइंटिस्ट है, 1972 में आपके यूएसए एक लेबोरेटरी में इसको इनबिल्ट किया गया था। उस लेबोरेटरी का नाम क्या है? बेल लेबोरेटरी। बेल लेबोरेटरी के अंदर ये 1972 में डेनिस रिचर्ड्स उन्होंने इस प्रोग्राम को, सी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर लैंग्वेज को इन्वेंट किया था। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये जो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम को उन्होंने बिल्ड करने के लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट किए थे। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज़ ए वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, ओल्ड लैंग्वेज। देखिए 1972 से अभी भी चला आ रहा है ये लैंग्वेज। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये फंडामेंटल लैंग्वेज भी है। मतलब कोई भी इसको फंडामेंटल लैंग्वेज के लिए हम लोग कोई भी प्लस माइनस कोई भी फंडामेंटल ऑपरेशंस यूज़ करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। द मेन रीज़न फॉर इट्स popularity is because it is a fundamental language in the field of computer science। कंप्यूटर साइंस में फंडामेंटल लैंग्वेज के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसको बिल्ड करने के लिए ही ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1972 में मिस्टर डेनिस रिचर्ड जो साइंटिस्ट है वो यूएसए में इसको बिल्ड किए थे। हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ेंगे? वाई वी लर्न सी लैंग्वेज? देखिए, सबसे पहले मोस्ट है क्या, इट इज़ ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। देखिए 1972 से ये चला आ रहा है, ये प्रोग्रामिंग का मदर लैंग्वेज है। क्यों मदर लैंग्वेज है? देखिए सी के बाद जो सी प्लस प्लस, सी शार्प, अभी भी पाइथन जो चल रहा है, वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सी बिल्ड होने के बाद ही क्रिएट किया हुआ है। साथ ही साथ इन सब का अगर आप प्रोग्रामिंग देखेंगे, ये यहाँ तक कि जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इन सब का लिखने का तरीका ऑलमोस्ट सी लैंग्वेज की तरह ही है। मोस्ट पॉपुलर है तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, इफ़ यू नो सी you will be have no problem learning other popular languages such as Java, Python, C++, C Sharp। ये सब, इन सब का सिंटेक्स भी ऑलमोस्ट सेम है लाइक C। C is a very fast compressed of the other language like Python and Java। Python and Java की Java से बहुत ही compressed लैंग्वेज है। इट इज़ ए वेरी वर्सेटाइल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर इसको हम लोग मूव कर सकते हैं। एंड इट कैन बी यूज्ड इन बोथ एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजीज। एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी बोथ साइड में ये हम लोगों को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। फंडामेंटल मतलब हम लोग कोई भी फंक्शंस क्रिएट करके यहाँ पर सी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। इतना सारा बेनिफिट है हम लोगों का सी लैंग्वेज पढ़ने का। आई होप आप लोगों को समझ में आया। इसका सिंटैक्स क्या है वो भी चलिए देख लेते हैं। सी प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, ये जो हैश इंक्लूड है ये आपका इंक्लूड कर रहा है। क्या इंक्लूड कर रहा है? stdio मतलब ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर जो फाइल है
जिसका एक्सटेंशन है .h, इस हेडर फाइल को ये इंक्लूड कर रहा है सी प्रोग्रामिंग में। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, मेन फंक्शन लिखते हैं। उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस को लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कोड लिखते हैं। उसके बाद ब्रैकेट को ख़त्म करके, ये ओपन कर्ली ब्रैकेट है, ये क्लोज कर्ली ब्रैकेट है। ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम का जो कोड है, हम लोगों को क्या नीड है, मान लीजिए a + b इन दोनों नंबर का सम करना है, तो हम लोग इसी कोड के अंदर यहाँ पर लिखेंगे और ये पूरा प्रोग्राम इसी मेन फंक्शन के अंदर होता है। मेन फंक्शन जो है ये यूज़र डिफाइंड एक फंक्शन है, मतलब हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग एक यूज़र हुए, तो हम लोग ये मेन फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कोड लिखने के लिए, इसी स्पेस में कोड लिखने के लिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। ये जो सी लैंग्वेज है, इन सी लैंग्वेज में ओनली 32 कीवर्ड्स है, जो इनबिल्ट कीवर्ड्स है, जो हम लोग किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज़ करते हैं। ये 32 कीवर्ड्स को अगर आप लोग अच्छे से समझ लेंगे या फिर अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेंगे, तो ये सी लैंग्वेज आपके लिए बहुत ही ईजी है। ये जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं सी लाइब्रेरी से, यहाँ पर क्या है देखिए, एक बहुत ही पॉपुलर है आपका एक स्कैनएफ फंक्शन और दूसरा है आपका प्रिंट एफ फंक्शन। ये जो स्कैनएफ है, इससे हम लोग इनपुट कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, और ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है, इसको हम लोग आउटपुट लेते हैं। ये देते हैं, ये आउटपुट लेते हैं। ये स्कैनएफ प्रिंट एफ ये फंक्शन जावा में भी यूज़ होता है, पाइथन में भी यूज़ होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, देखिए यहाँ पर भी सिमिलरिटी मिल रहा है, सी के साथ जावा एंड पाइथन का सिमिलरिटी मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों का सिंटैक्स सेम है, इसलिए हम लोग सी को मदर लैंग्वेज बोलते हैं। अभी इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ये जो इंक्लूड लाइन लिख रहे हैं ना, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग डबल ब्लैक स्लैश से लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, देखिए हम लोग जब भी कोई सॉफ्टवेयर को इनबिल्ड करते हैं, तो एक तो पर्सन नहीं होता है उसी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए या फिर प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो बहुत सारे पर्सन होते हैं उसी सॉफ्टवेयर को लेने के लिए। तो जब हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर और भी डिटेल्स में समझेंगे, बट यहाँ पर जस्ट ये समझ लीजिए, जब एक पर्सन यहाँ पर कोई भी कमेंट लिख रहा है, मतलब ये लिख रहा है कि हमें 2 नंबर्स का सम करना है, सम ऑफ 2 नंबर्स। ये कमेंट में अगर ये डॉक्यूमेंटेशन, ये डिक्लेरेशन में सबसे पहले ये लिखेगा, तो जब भी कोई दूसरा पर्सन इस डिक्लेरेशन को देखेगा तो इससे पता चलेगा कि यहाँ पर जो मेन प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं, उसी मेन प्रोग्राम में वो पर्सन 2 नंबर का सम किया हुआ है। उसके बाद आता है हमारा, ये तो हमारा डिक्लेरेशन हो गया। सेकंड में आता है हमारा प्री प्रोसेसर मतलब हम लोग जो इंक्लूड कर रहे हैं, ये इंक्लूड कर रहे हैं क्या, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट करने के लिए। थर्ड में हमारा क्या आता है, ग्लोबल डिक्लेरेशन मतलब ये मेन फंक्शन, यहाँ पर जो मेन फंक्शन लिखा है ना, उसके ऊपर जो स्पेसेस है, उस स्पेस में हम लोग ग्लोबल डिक्लेरेशन करेंगे। मतलब मान लीजिए कोई भी अगर हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं, मान लीजिए एक इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं जो है a, इसको हम लोग ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे, तो क्या होगा, ये मेन फंक्शन के अंदर या फिर मेन फंक्शन से ये जो कर्ली ब्रेसेस हम लोगों ने कंप्लीट किया ना एंड मेन फंक्शन में, वो ख़त्म हो जाने के बाद भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब प्रोग्राम में ग्लोबली हम लोग अगर कोई भी डिक्लेयर कर रहे हैं तो प्रोग्राम में कहीं पर भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट में क्या आता है, 4 में फंक्शनल फंक्शनल डिक्लेरेशन क्या है, ये जो मेन फंक्शन में हम लोग कोड लिख रहे हैं, ये हमारा फंक्शनल डिक्लेरेशन है। ये कुछ सिंटैक्स है हमारा सी प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए। अभी चलिए देखते हैं इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। अभी देखिए एडवांटेजेस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही सही है। प्रेजेंट द मेनी लाइब्रेरीज, इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन है, जैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड
stdio.h ये जो हमने प्रोग्राम लिखा इंक्लूड करके, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, ये एक लाइब्रेरी है और इसी लाइब्रेरी से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे इजी, हम लोग इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड में क्या आता है, इजी टू राइट। ये इसका लिखने का तरीका, सिंटेक्स आप लोगों ने देखा कितना सिंपल है। पहले डिक्लेयर कर दीजिए वेरिएबल को, उसके बाद उसका जो फंक्शन हम लोग यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्रामिंग के रिकॉर्ड, उसमें हम लोग कोड दे सकते हैं। फोर्थ में आता है क्या, ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब क्या है, अगर आप विंडोज़ जो ऑपरेटिंग यूज़ कर रहे हैं वो 7 हो 10 हो, मान लीजिए 7 आप लोग यूज़ कर रहे हैं, उसी 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी तो 10 11 ये आ गया है मार्केट में, तो अगर 10 11 कहीं पर भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम में, तो उसी प्रोग्राम को अगर आप लेकर अपने, मान लीजिए अपने फ्रेंड के सिस्टम में, उसके पास भी 7 या फिर 10 या फिर 11 कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप वहाँ पर भी इसको चला सकते हैं। तो ये बहुत ही पोर्टेबल है। इजी डिबगिंग, डिबगिंग का मतलब क्या है, अगर आप लोग इसको रन टाइम में कोई भी एरर इसमें दिखा रहा है तो इसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ इस लाइन पे ये प्रॉब्लम शो कर रहा है। ये एक प्रोसीड्योर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। प्रोसीड्योर ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ये इसका ड्रॉबैक है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ये प्रोसीड्योरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है, हम लोग इसको मिडिल लेवल, इसीलिए हम लोग इसको मिड लेवल लैंग्वेज बोल रहे हैं। हाई लेवल एंड लो लेवल दोनों पे चलता है। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूशन ऑफ एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के ऊपर ये एग्जीक्यूट करता है, ये फंक्शंस को यूज़ करता है। ये इसका बहुत ही एक एडवांटेज है। और साथ ही लास्ट में क्या है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मतलब क्या है, अब आप जब कोई भी प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या है, मान लीजिए कोई भी अगर आपका वेरिएबल का नीड है, मान लीजिए ए एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है जिसका स्पेस हमें 16 बाइट देना है, 16 बिट या फिर बाइट देना है, तो हम लोग उसको इजीली यूज़ करके उसका स्पेस दे सकते हैं 16। तो ये हम लोग रन टाइम में कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करके, जैसे कैरेक्टर टाइप कौन सा टाइप ये वेरिएबल है वो तो हमें डिक्लेयर करना ही होगा, तो कैरेक्टर टाइप वेरिएबल के लिए हम लोग रन टाइम में उसको डिक्लेयर करके उसका स्पेस एलोकेट कर सकते हैं। इसीलिए ये बोल रहा है ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में सबसे पहले मैंने बताया क्या, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसके बाद जो C++ और बाकी जो सब प्रोग्रामिंग हम लोगों ने बिल्ड किया सॉफ्टवेयर, उसमें ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बट C आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। नेक्स्ट में क्या है इसका डिसएडवांटेज, ये गार्बेज कलेक्शन नहीं करता है। मतलब आप जब भी कोई मेन फंक्शन में कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, A, B, C, मान लीजिए D, ये चारों वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर चुके हैं, बट आपका यूज़ हुआ है सिर्फ A, B, C, ये तीनों ही। ये D तो बेकार हो गया, बट इसके लिए हम लोगों ने अगर इंटीजर लेंगे तो 2, अगर फ्लोटिंग लेंगे तो ये 4, और कैरेक्टर होगा तो मिनिमम 8 इसका स्पेस रिक्वायर्ड है, 8 बिट स्पेस रिक्वायर्ड है। तो वो D के लिए इंटीजर लेगा तो हम लोग मिनिमम 2 स्पेस इसमें ये ऑलरेडी एलोकेट कर चुका है, बट ये क्या है, हम लोग ये तो D को यूज़ नहीं किया है, तो ये गार्बेज कलेक्शन हो गया है क्योंकि ये उस स्पेस को इरेज नहीं कर सकता है, तो ये नो गार्बेज कलेक्शन। नेक्स्ट क्या है, रन टाइम। रन टाइम में हम लोग कोई भी प्रोग्राम को चेक नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए इजी डिबगिंग है, मतलब क्या है, वो हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग को यूज़ कर रहे थे सबसे पहले कंपाइल कर रहे थे। कंपाइल में क्या दिखाता है, कौन से लाइन में इसका एरर है। अगर आप कोई भी कंपाइल ना करके अगर आप डायरेक्ट इसको रन करेंगे प्रोग्राम को, तो क्या होगा, अगर कोई भी एरर आपका दिखाएगा तो उस टाइम प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा, प्रोग्राम बीच में रुक जाएगा। नेक्स्ट है आपका एब्सेंस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब क्या है, मान लीजिए आप लोग जब इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और स्मॉल a दे रहे हैं, अगर प्रोग्रामिंग में कहीं पर भी अगर स्मॉल a की जगह आप ये कैपिटल A लिखेंगे ना, तो वो कैरेक्टर ये कैपिटल A को
शो नहीं करेगा। ये एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर सकता है। कहीं पर भी अगर आप कॉमा देना भूल गए हो वो भी ये एरर आपको दिखाएगा। और अगर कैरेक्टर वाइज ये केस सेंसिटिव है, क्योंकि स्मॉल ए को ही वो पहचानता है, कैपिटल ओ को नहीं पहचानता, क्योंकि कैपिटल ए हम लोगों ने डिक्लेयर ही नहीं किया, इसीलिए ये बोल रहा है ये केस सेंसिटिव है। अभी इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोगों को क्यों सी पढ़ना है ये सब तो हम लोगों ने जान लिया। अभी हम लोग देखेंगे कि सी प्रोग्राम को कैसे अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल किया जाता है। अभी देखिए मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। अभी यहाँ पर हम लोग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। सॉफ्टवेयर डाउनलोड के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे dev C++। देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले ये जो सोर्स फोर्स है वहाँ पर हम लोग डाउनलोड में क्लिक करेंगे। ये नया फंक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, तो हम लोग यहाँ पर डाउनलोड में इसको दे देंगे। देखिए जब भी हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर टाइम शो कर रहा है, दिखाएगा ये डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पर नीचे देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। 4 मिनट्स के बाद ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अभी देखिए हमारा ये फाइल dev ये डाउनलोड हो चुका है। अभी इसको हम लोग ओपन करेंगे और इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर दिखा रहा है एप्लीकेशन, इसको हम लोग डबल क्लिक करेंगे। देखिए ये बैकग्राउंड में आ रहा है। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है अपलोडिंग सेटअप लोडिंग। अभी ये जब तक पूरा हो जाता है उसके बाद मैं दिखाता हूँ। ये जो आइकन है ये dev C++ जो आइकन है वो हमारे डेस्कटॉप में दिखाएगा। इसको पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए। देखिए कंप्लीट हो गया। अभी इसको लैंग्वेज इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे एंड आई एग्री करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे एंड नाउ इंस्टॉल इट। ये थोड़ा टाइम लगेगा। ये इंस्टॉल हो गया। अभी फिनिश करेंगे। फर्स्ट टाइम ये अपने आप ही ओपन हो जाएगा, थोड़ा वेट कीजिए। देखिए ये ओपन हो गया। अभी नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे। देखिए ये न्यू डॉक्यूमेंट में आ चुका है। अभी हमारा प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर हम लोग जब भी लिखेंगे तो ये प्रोग्राम हम लोग सेव कर सकेंगे। बट सेव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप .c एक्सटेंशन को यूज कीजिएगा। जैसे टेक्स्ट फाइल में .txt होता है, फोटो में भी आप लोग jpg gif ऐसे करके एक्सटेंशन यूज करते हैं। उसी तरह से सी लैंग्वेज में भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है .c देना। अगर आप .c++ दे देंगे तो वो आपका C++ लैंग्वेज में सेव हो जाएगा। अभी देखिए प्रोग्रामिंग को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं #include stdio.h। ये देखिए ऑटोमेटिक एक बार मैंने प्रेस किया, ऑटोमेटिक दोबारा आ गया। यहाँ पर ये जो पार्ट है यहाँ पर हम लोगों को बोलता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। मान लीजिए लेते हैं int q = 3। ये हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी मेन फंक्शन में आता है। मेन फंक्शन नेक्स्ट अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। देखिए ऑटोमेटिक एंड आ गया है। यहाँ पर हम लोग फिर से एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं। a स्पेस देना जरूरी है। a = 3। 3 पहले ले चुके हैं। अभी =8 देते हैं, सेमीकोलन। अभी क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे printf। देखिए printf में हम लोग अगर q को लिखेंगे तो वो ऐसे ही q को दिखाएगा। बट अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखते हैं %d बोल के लिखते हैं, उसके बाद डबल इनवर्टेड कॉमा के बाहर निकल आते हैं, उसके बाद कॉमा देके अगर हम लोग q को लिखते हैं तो ये आपको दिखाएगा ये करेक्ट है। सबसे पहले हम लोग कंपाइल कर लेते हैं, उसके बाद रन करते हैं। देखिए q का वैल्यू 3 है वो दिखा रहा है, तो हमारा प्रोग्राम करेक्ट है। यहाँ पर कोई भी रॉन्ग शो नहीं कर रहा है।
यहाँ पर क्यू की जगह हम लोग देखिए क्यू हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल लिया है। यहाँ पर देखिए क्यू यहाँ पर है, क्यू को हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है और यहाँ पर मेन के अंदर हम लोगों ने इसको प्रिंट किया तो ये दिखा रहा है। अगर हम लोग क्यू की जगह अगर ए लेते हैं तो क्या दिखाता है देखिए। उसके बाद रन करते हैं, देखिए ए की वैल्यू हम लोगों ने 8 लिया है तो ये हम लोगों को 8 शो कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। हम लोगों ने जस्ट आज एक छोटा सा प्रोग्राम को कैसे रन किया जाता है, हम लोगों ने सिर्फ प्रिंट कैसे किया जाता है वो हम लोगों ने सी प्रोग्राम में देखा। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दिखने का तरीका, कैसे इसको डाउनलोड किया जाता है, ईच एंड एवरी पॉइंट को आज हम लोगों ने इस वीडियो में समझा। फिर भी इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना मत भूलिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।